नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कक्षा 7 की एनसीईआरटी वाली बुक हम पढ़ रहे हैं, वो सीरीज लगातार हमारी जारी है। तो उसका आज ये चैप्टर नंबर 5 होगा, वीडियो चौथा संभवतः होगा। और 5वां चैप्टर आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जल का क्या क्या सिस्टम है, जल कैसे कैसे बारिश बन रहा है, कैसे जल चक्र है, कैसे जल महासागरों में जा रहा है, फिर महासागर वाला जल क्या क्या कर रहा है ना, वो सब इसमें शॉर्ट में आपको एक समझाने के तरीके से बताया गया है। काफी कंटेंट काफी अच्छा है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, ये कह रहे हैं जल के बारे में, पहले ही जैसे कहानी की तरह शुरुआत करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। आप में से पता नहीं किसी ने तैराई होगी, नहीं तैराई होगी, हमने तो खूब तैराई है, ठीक है। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहां चला जाता है? तो एक प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि जल के बारे में सोचने पर आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है। आप देख रहे हो कि भाई बारिश में जल तो आया था, भर गया, लेकिन वो जल कहां चला गया फिर, है ना। तो उसी के बारे में पूरा है। सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाता है, समझ रहे हो? मतलब जब सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य का ताप पड़ता है, तो जल क्या होता है? गर्म होकर ऊष्मा ग्रहण करके क्या होता है? बाष्पित हो जाता है। मतलब भाप बनके वो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। अब जब ठंडा हो जाएगा, कल मैंने आपको बताया था, जब उसकी एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उससे ज्यादा वो जलवाष्प वायु ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? संघनन होगा। संघनन होने के बाद क्या होगा? वो बादल का स्वरूप ले लेगा। और उसके बाद क्या होगा? यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में। सहिम वृष्टि मतलब जो हल्का हल्का पाला टाइप से गिरता है ना, पाला नहीं कहेंगे उसको, हल्की हल्की जो, अरे नैनीताल वगैरह में जो दिखाते हैं वही स्नोफॉल टाइप से, वो ठीक है, के रूप में धरती और समुद्र में नीचे गिर जाता है। तो जल कैसे हुआ? मान लो यहां जल है, वो जल सूर्य तप द्वारा क्या हुआ? बाष्पित हुआ, संघनन हुआ, फिर संघनन होकर बादल बने, बादल होने के बाद क्या हुआ? वर्षण हुआ, और फिर से वो जल क्या हुआ? धरती पर आ गया, ठीक है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर और वायुमंडल धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र, ठीक है, जल चक्र या वाटर साइकिल। ये देखो, ये इसमें दिखाया गया है ना, इसमें दिखाया गया है कि कैसे जल क्या कहते हैं, यहां से इवोपरेशन इसका हुआ, जल ऊपर गया, ठीक है, बादल बना, फिर वर्षण हुआ, फिर धरती पे आ गया, और फिर इसी में जाके मिल गया। तो ये पूरा एक जल चक्र वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला देखते हैं, उसको जल चक्र कहते हैं। जो पीछे वाली पूरी कहानी चल रही थी ना, पीछे वाली जो पूरी कहानी चल रही थी, जिस प्रक्रम में लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसी को जल चक्र कहते हैं। आगे देखें, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब थलशाला क्या होती है? ये पीछे दे रखा है, थलशाला। यह है छोटे, यह क्या है? थलशाला किसको कहेंगे? ये छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अरे वही जो आपका क्या कहते हैं, पौधे वाला रूम, आजकल तो लोग अलग बनाने लग गए हैं, छत पे अलग बढ़िया जाली वाली लगवा के वैसा बनवा लेते ना, तो उसी को थलशाला कह रहे हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान ही है। अब जैसा वो आपका रूम है ना, रूम नहीं कहेंगे उसको, जैसा वो बालकनी टाइप में वो आगे रखे रहते हैं, जैसा वो है ना, वैसी ही पूरी पृथ्वी है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है, समझ रहे हो? मतलब करोड़ों अरबों साल पहले, या करोड़ों अरबों ना मैं कहूं कई सौ साल पहले जो जल पृथ्वी पर मौजूद था, वही आज भी है। तो कैसे है? जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। सर ये कैसे हो जाएगा? देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जल मान लो नदी में बह रहा है। अब मान लो ये क्या है? ये हरियाणा के खेतों में सिंचाई वाला जल है। अब इसका बाष्पीकरण हुआ, ऊपर जाके संघनन हुआ, उसके बाद बादल बन गए। बादल बनने के बाद इसका वर्षण हुआ, और वर्षण क्या हुआ? बादल मान लो कहीं और धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए, या ये वर्षण होकर जल कहां चला गया? महासागर में। और महासागर के बाद उधर वाले एरिया में चला गया, अमेजन नदी साइड वाले एरिया में, महासागर से होते हुए। तो क्या हुआ? यहां का जल वहां, मतलब ट्रांसफर सारा जल इधर उधर हो रहा है। किसके द्वारा? इस जल चक्र के द्वारा। तो वर्षण होता है, फिर जल धरती पे आता है, और फिर यहीं पहुंच जाता है समुद्र में या नदी में, और फिर इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है।
अब आपने पीछे भी पढ़ा था कि जल जो है दो टाइप में है, एक लवणीय जल है, एक अलवण जल है। लवणीय जल जो है, जो महासागरों में जल पाया जा रहा है, वो लवणीय जल है या नमक युक्त जल है। मतलब उसको क्या है, वो हमारे पीने के यूज में या दैनिक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जो अलवण जल होता है वो हमारे दैनिक प्रयोग में आता है, जो अलवण जल होता है। तो अलवण जल के स्रोत क्या है? अब अलवण जल के मुख्य स्रोत क्या है? नदी है, ताल है, सोते। सोते बोलते हैं जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, झरने टाइप से जो होते हैं, उसको स्प्रिंग, सोते को इंग्लिश में स्प्रिंग बोलते हैं, एवं हिमनद है। तो ये क्या है? ये अलवण जल के स्रोत हैं, है ना, जो जल हमारे यूज में आ सकता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है, ठीक है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl वाला इसमें क्या होता है? नमक होता है, जो खाने में उपयोग लाने वाला होता है। मतलब जो समुद्री जल है वो लवणीय जल होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, इस कारण वो साधारण यूज में नहीं आता। ये पूरा जल चक्र है। अपनी थलशाला बनाएं, ये बता रहे हैं कि थलशाला कैसे बना सकते हैं। एक कांच का जार लो, उसमें मिट्टी बिछाओ नीचे, फिर हल्का सा ह्यूमस डाल दो, है ना, उसके बाद उसमें छोटे बड़े पौधे लगा दो चारों तरफ। तो आप क्या देखोगे, और इसके ढक्कन को बंद कर दो, तो आपको क्या दिखेगा कि बाष्प की छोटी छोटी बूंदें क्या हुई? बाष्प की छोटी छोटी बूंदें क्या होंगी? जो जल, ये जो पौधे अपनी श्वसन कर रहे होंगे या प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो बाष्प की छोटी छोटी बूंदें जार के चारों तरफ आपको दिख जाएंगी। तो वही बाष्प क्या है? वही बाष्प हमारे वायुमंडल में क्या होती है? बाष्पोत्सर्जित हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है? बाष्पीकरण हो जाता है, जिस कारण से वो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती है। यहां क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि कांच का जार है, इसको क्रॉस जलवाष्प नहीं कर पाई, ठीक है। इसलिए इसकी दीवार पे दिखी हुई मतलब इनकी जो बाउंड्री है इसकी जार की, उस पर दिखी बूंदें दिखेंगी आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये उसके लिए है जिसको ना समझ में आ रहा हो कि ना जी मैंने तो समझ में नहीं आया बाष्पीकरण कैसे हो गया, तो ले भाई डब्बे में बंद करके पौधा लगा दो अंदर, तो जल की बूंदें दिख जाएंगी, वो बाष्पीकरण होगा, ठीक है। जल का वितरण, पीछे वाला जो मैप है वो अभी हम बाद में ले लेंगे। जल का वितरण वो भी इंपॉर्टेंट है। जल का वितरण कैसे कैसे होता है? देखो, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से है, लेकिन सर फिर भी जल की कमी है। क्यों? क्योंकि जो 3/4 भाग है ना, उसका भी लगभग 97.5% क्या है? वो लवणीय जल है, अलवण जल नहीं है जिसको हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी क्यों होती है? क्यों होती है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? तो नहीं, संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्धि नहीं है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखो, महासागर वाला जो जल है ना, मतलब लवणीय जल है, वो कितना है? 97.3% महासागर वाला जल है। मतलब उस 3/4 भाग का 97.3% क्या है? वो लवणीय जल है, वो हमारे किसी काम का नहीं। बचा कितना? 2.7। अब 2.7 में भी 2%, मतलब 2% जल कहां है? बर्फ छत्रकों में। जो ग्लेशियर्स है ना, ग्लेशियर्स में मीठा पानी होता है, मीठा पानी मतलब दैनिक यूज वाला अलवण जल होता है। 2% लगभग जल किसमें है? वो किसमें है? हिम शीतकों में है, बर्फ छत्रकों में है, ठीक है, ग्लेशियर्स में है। उसके बाद जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल कैसा? जो आप समरसेबल से गड्ढा खोद के निकाल लेते हो, है ना, या इस तरीके से जो नल से आप गड्ढा खोद के निकालते हैं, वो क्या है? वो भूमिगत जल है। वो कितना है? 0.68% है। उसके बाद झीलों में जो अलवण जल है वो कितना है? 0.009% है। फिर नमकीन जो झीलें हैं, जो स्थलीय समुद्र है, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं आपको मीठे पानी की झील मिल जाएंगी, उनकी बात हो रही है। उसके बाद वायुमंडल में, वायुमंडल में कौन सा जल? जो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में जल है, वो कितना है? 0.0019% है। और उसके बाद ये सारी जो आप जितनी भी नदियां देखते हो ना, इन नदियों में 0.0001% जल है। मतलब आप समझ रहे हो, नदियों में सबसे कम जल है, जो आपको दिख रहा है कि अरे ये तो बहुत सारा साफ पानी है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सबसे कम जल है। इससे भी ज्यादा वायुमंडल की जो जलवाष्प के रूप में, बहुत सारे मेरे दोस्तों को पहली बार ये पता चला होगा कि नदियों में इतना कम जल है, ठीक है। नदियों से ज्यादा जल वायुमंडल के जलवाष्प में है ना, और उससे ज्यादा जल झीलों में है, फिर भूमिगत जल सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गए हैं कई बार।
और इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा कि इनको अलमड़ जल के पाए निम्नलिखित स्रोतों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसमें है। तो सबसे ज्यादा अलमड़ जल किसके पास है? जो बर्फ छत्रक हैं, जो हिम छत्रक हैं, उनके पास है, ग्लेशियर्स के पास है। ग्लेशियर के बाद किसका नंबर आ जाता है? भूमिगत जल का नंबर आ जाता है, फिर झीलों का नंबर आ जाता है, फिर जो हमारे जलवाष्प वायुमंडल में वो, उसके बाद सबसे लास्ट में जो नदियां हैं उनके पास। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, क्या आप जानते हैं लवणता जो हम मापते हैं ना कि जल लवणीय है, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है और महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति हजार। 35 भाग प्रति हजार है। ठीक है, 35 भाग प्रति हजार का क्या मतलब हो गया? 1000 में 35। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर जल की लवणता होती है। अब आप समझ रहे हो, नॉर्मल 35 है और इसमें कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है। कहां पे? इजराइल के मृत सागर में। इजराइल जो आप देखते हो तो इजराइल इस शेप में कुछ ऐसे करके कंट्री है और यहां इजराइल के पश्चिमी जहां वेस्ट बैंक वाला एरिया है वहां पड़ता है ये मृत सागर। ठीक है, मृत सागर ऊपर सीरिया जॉर्डन इनसे लगे हुए हैं। तो मृत सागर की क्या है? इसकी लवणता इतनी है, तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं। देखो कितना गंदा अनुवाद दिया है, अरे तैरना लिख देते। तैराक इसमें तैर मतलब डूबते नहीं है, ऊपर ऊपर तैर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब 1000 में 340 जब नमक है तो सोचो कितना ज्यादा नमक होगा, तो उसमें आसानी से तैरा जा सकता है। मतलब आप और तैरना नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूं, तो हम अगर उसमें डुबकी लगाएंगे तो भाई से डूबेंगे ही नहीं, एज इट इज ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो ये बता रहे हैं कि 9 चम्मच जल किसमें है? बर्फ छत्रकों में है। इन्होंने चम्मच से आपको आसानी, ये 7th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए इन्होंने आसानी बना दी कि 7 चम्मच जल, 9 चम्मच जल किसमें है? बर्फ छत्रकों में। 2 चम्मच जल किसमें है? भौम जल, मतलब जो आप समरसेबल से निकाल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि अब तो और गड्ढा खोद के और निकालने लगो, कह रहे बहुत जल है, नदियों से ज्यादा जल है। घर पे जाके मम्मी से कह रहे हो कि मम्मी नदियों में जल जितना है ना उससे ज्यादा जल तो हमारी जमीन के अंदर है, एक और समरसेबल खुदवा दो, एक और समरसेबल खुदवा दो और गाड़ी धोएंगे साफ पानी से। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको जल बचाना है क्योंकि कितना है? सिर्फ 2.7% अलमड़ जल है हमारे पास। ठीक है, चलो तो आधा चम्मच क्या है? अलमड़ जल की झील है और 1 बूंद है नदियां खाली। समझ रहे हो, 1 बूंद है नदियां। चलो अलमड़ जल का वितरण इन्होंने दिया है और ये सब दिखाने की कोशिश की है कैसे कैसे। चलो आगे आते हैं। जीवन में जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्यों ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग कम करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? मैं बार बार गाड़ी धोने वाले एग्जांपल इसलिए देता हूं, जब भी मैं कहीं बाहर निकलता हूं ना मुझे कोई ना कोई दिख ही जाता है, और मुझे दिख जाता है वो तो 1 आध 2 बूंद खून मेरा जल जाता है उसको देख के कि यार देखो कितना शैतान आदमी है। अरे भाई पहुंच लो, उसको धो रहे हो बुरी तरह से, और वो भी नहीं, एक तो होती है प्रेशर वाली गाड़ी धोनी, वो नहीं, मोटा वाला पाइप लगा गाड़ी धो रहे हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, उससे आपको भी बचना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बचिए। ठीक है, ये दिखाएं न्यूज़पेपर की कटिंग, द वाटर यू ड्रिंक, और इस तरीके से मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर इन ड्राइंग आउट, मतलब बहुत सारी नदियां सूख रही हैं। तो ये इमेजेस आपको दिखाने की कोशिश इसलिए की गई है कि आप सजग हों कि किस तरीके से अलमड़ जल हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, अब आ गए महासागरीय परिसंचरण। इससे पहले हम वो जो पीछे एक वो छोड़ के आए हैं ना उसको देख लेते हैं। देखो ये है, ये मैप किसका है? ये मैप है जितने भी जल के इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, कुछ महासागर हैं, कुछ नदियां हैं, कुछ सागर हैं, उनको इस मैप में दिखाने की कोशिश की गई है। इस मैप में जो चीजें हैं ना वो आपको पता ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 7वीं कक्षा के बच्चे से ये हम उससे ये मान सकते हैं कि उसको ये पढ़ना आना चाहिए, तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये चीजें मैप पे अपने पता ही होना चाहिए कि ये चीजें कहां हैं। ठीक है, तो मैं मार्क करता जाऊंगा, आप लोग भी अगर हो सके तो अपने पास एक नक्शा लेके 1-2 रुपए वाला जो आता है खाली ब्लैंक वाला, उसमें इन चीजों को मार्क कीजिए। मार्क करेंगे 2-3 बार तो क्या होगा, आपको अच्छी से चीजें रिमाइंड हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले महासागर देख लेते हैं, तो ये कौन सा है? एस शेप वाला अटलांटिक महासागर है, ऊपर वाला उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला दक्षिणी अटलांटिक। उसके बाद ये अपना रहा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर, और ये इधर और इधर ये घूम के आ जाएगा ना, ये कौन सा रहा? प्रशांत महासागर। उसके बाद ये कौन सा रहा? अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी महासागर, और सबसे ऊपर क्या है? आर्कटिक सागर या आर्कटिक महासागर। तो टोटल ये 5 हैं। उसके बाद अब देख लेते हैं महाद्वीप, आपको पता ही है ये कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी दिखाई, ये जो एशिया वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरिबियन सागर। ठीक है, कैरिबियन सी बहुत आता है, कैरिबियन सी ये याद रखोगे। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बियर झील और ग्रेट सेलेब झील हैं दो ऊपर की तरफ, ये देख लोगे। यहां 5 झीलें, 5 में से 3 के नाम दिए इन्होंने, विनिपेग, सुपीरियर और ह्यूरन। ठीक है, विनिपेग, सुपीरियर और ह्यूरन, तो ये याद रखोगे। एक जो इनकी उत्तरी अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियां हैं यहां, तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखोगे। आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहां मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां एक नदी है, कौन सी, अमेजन नदी का, ब्राजील वाले एरिया में ये पड़ती है, ब्राजील कंट्री पड़ती है, और ये क्या है, अमेजन रिवर। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका देख लिया हमने, दक्षिणी अमेरिका देख लिया, अफ्रीका देखते हैं। तो अफ्रीका में जो इंपॉर्टेंट नदी है, एक तो है हमारी नील नदी। ठीक है, नील रिवर को ध्यान रखोगे। उसके बाद एक ये है नाइजर रिवर। ठीक है, एक ये है कांगो रिवर। कांगो रिवर के बारे में बोला जाता है कि कांगो रिवर विषुवत रेखा को क्या करती है, 0 डिग्री रेखा को 2 बार काटती है, मतलब एक बार ऊपर गई, इसका पाथ ऐसा है कि ऊपर जाने पर काटेगी और नीचे आने पर काटेगी। इसी के बगल में विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया लेक है, काफी बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, विक्टोरिया लेक, और एक नीचे की साइड है ये ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर। तो यहां से कौन कौन सी याद रही, नाइजर, ऑरेंज और क्या कहते हैं कांगो और आपकी नील नदी। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ये लाल सागर है बगल में, ये भूमध्य सागर है, इसके ऊपर काला सागर और यहां कैस्पियन। तो कैस्पियन, काला और भूमध्य, ये इस तरीके से क्रम में है। ठीक है, उसके बाद एशिया में 2 इंपॉर्टेंट नदी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी आप जान ही रहे हो, और ये चाइना के जो बिल्कुल ईस्ट में है, इसको पूर्वी चीन सागर, और दक्षिण में है ये दक्षिण चीन सागर। ये आप ध्यान रखोगे, बहुत मतलब न्यूज में रहता है दक्षिण चीन सागर। क्यों रहता है न्यूज में, क्योंकि चीन इसको अपना बताता है, जबकि सागरीय क्षेत्रों पर प्रायः किसी देश का या किसी का अधिकार नहीं होता है, जबकि चाइना कहता है कि ये तो हमारा है। ठीक है, इस वजह से ये विवादित रहता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में आप ध्यान रखोगे, डार्लिंग नदी जो है, हमने पहले भी पढ़ी थी, डार्लिंग रेंज, और डार्लिंग नदी कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी है। आप कोशिश कीजिए कि मैप लेके बैठे और उसको साथ में मार्क करते रहें। ठीक है, बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लिखती हो तो लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, हमको भी पता चलता है कि हाँ इतने लोगों को हम अच्छे लग रहे हैं, मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। बाकी अपने मन की भावनाओं को आप कमेंट में भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चों को मेरे साथ पढ़ के अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, अब जहां हमने छोड़ा था वहीं आ जाते हैं, महासागरीय परिसंचरण। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण होता क्या है, समुद्र में कई टाइप का परिसंचरण हो रहा है। एक तो जो आप देख रहे हो ना, ये तो महासागरीय धाराओं वाला दिखाया गया है, ये जो नदियां पीछे चलती हुई, नदियां कह रहा हूं, ये जो धाराएं पीछे चलती हुई हैं। ठीक है, और कैसे होता है, और समुद्री तरंगों के द्वारा महासागर में परिसंचरण होता है। तरंग आती है, तरंग उठती रहती है, जाती रहती है, तो इस प्रकार के कई हैं, देख लेते हैं। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, गद्दा गद्दा सा लगता है, और क्या होती है। ठीक है, चलो, पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ओए होए होए, बीच की याद दिला दी इन्होंने तो। ठीक है, चलो, तो सब कुछ बता रहे हैं ना क्या क्या होता है वहां। चलो, उसके बाद ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। मतलब जैसे झील में तो बीच में है, झील तो चारों तरफ से, तो वो तो झील का झील में ही जल है, लेकिन महासागरीय जल क्या है, वो घूमता फिरता रहता है सब जगह। ठीक है, घुमंतु है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे क्या, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं या समुद्री धाराएं। ठीक है, तो महासागर में गति किस किस के द्वारा हो रही है, सिंपल जो तरंग आ रही हैं, जो आप कभी भी किसी बीच पे जाओगे तो आपको तरंग आती हुई दिखेंगी, वो शायद आगे एक इमेज लगी हुई है, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरा ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा भी हम इसमें पढ़ेंगे आज, और महासागरीय धाराओं को भी शॉर्ट में देखेंगे। वैसे एक वो बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में हम उसको समझेंगे, क्योंकि अभी कक्षा 7 की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से हम उस चीज को समझेंगे। ठीक है, 22 मार्च को क्या है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है, जबकि जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम, जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
देखो ये तरंग आपको दिख रही है, ये तरंग जो आपको आती हुई दिख रही है, तो इस तरीके से तरंग के द्वारा गति होती है, ये तरंगीय गति है। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, तरंग। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। आप देखते होंगे अगर आप किसी बीच पे गए हो, वरना गूगल पे आजकल तो यूट्यूब पे आप डाल के देख सकते हैं कि जो है तरंगे, तो वो आपको बढ़िया सी 2-3 वीडियो दिखा देंगे। क्या होता है, जल एकदम जा रहा है और आ रहा है, तरंगों के रूप में जल क्या होता है, ऐसे खिलवाड़ करता रहता है। ये वाली तरंग आ रही है ना इस तरीके से, तो क्या होगा, मान लो आपकी गेंद गिर गई तो वो फिर से तरंग उधर से आएगी तो गेंद वापस आ जाएगी। वही ये पानी बता रहे हैं। तो महासागरीय सतह पर तरंग की परिभाषा दी है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तरंग कहते हैं। देखो कितनी खूबसूरत सी परिभाषा है, छोटी सी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न हो रही है। अब सर ये तरंग आ क्यों नहीं है भाई साहब, जब आपको हवा लग रही है, मान लो तेज आपको हवा लग रही है, आपने ढीला सा कोई कपड़ा पहन रखा है तो उड़ता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से समुद्र की क्या है, समुद्र का ऊपरी सतह जब उस पर तेज हवा चलेगी तो ऊपरी सतह का पानी क्या होता है, तरंग के रूप में घूमता रहता है, तरंग के रूप में उछलता रहता है। ठीक है, तो वो बात की गई, जितनी तेज हवा पवन बहेगी तरंगें भी उतनी बड़ी होती जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये तूफान का भी देखो एक दृश्य लगा दिया गया है इसमें। ठीक है, ये सुनामी है, सुनामी इस तरीके से आएगी, मतलब इतनी ऊंची ऊंची तरंगें होती हैं। ठीक है, देख पा रहे होगे आप, पूरा बहा के समा के ले गई इसको। देखो तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। भाई जितनी तेज वायु होगी आपका कपड़ा उतनी तेज हिलेगा, जब जैसे कपड़ा जितनी तेज हिलेगा उतनी तेज जल हिलेगा, जल हिलेगा तो उतनी ज्यादा तरंगें आएंगी। वही बातें कह रहे हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब भूकंप आया, अब यहां जब धरती पे भूकंप आया तो क्या हुआ, आप तो हिल लिए, बात खत्म हो गई। लेकिन महासागर में जब भूकंप आया तो आप इमेजिन करके देखो, बड़ा सा कोई टब है और उसको साइड से पकड़ के ऐसे करके हिला दो हल्का सा, तो उसमें जो जल का उथल पुथल होगा ना, वो क्या होता है, तो उससे क्या होगा, ऊपर से हवा चल रही है तो जल की तरंगें का क्या हाल होगा आप इमेजिन कर सकते हो। ऐसे ही ज्वालामुखी जब आता है और ऐसे ही जल के नीचे, मान लो समुद्र में, मैंने आपको बताया था कि जैसे स्थल पे संरचनाएं हैं ना, पहाड़ हैं, पठार हैं, वैसे ही समुद्र के अंदर भी, ऊपर तो में पानी भरा हुआ है इसलिए सपाट दिखता है, अंदर भी उस तरह से पठार पहाड़ हैं। अब मान लो अंदर कोई पठार क्या हो, पहाड़ क्या हो, भूस्खलन हो जाए तो क्या होगा, जब भूस्खलन होगा तो जल उसको भरने जाएगा या उथल पुथल होगी नहीं होगी, तो इससे क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। 15 मीटर आप समझ रहे हो, लगभग 50 फीट ऊंची की बात चल रही है। 50 फीट ऊंची, आपके सामान्य मकान की ऊंचाई 2-3 मंजिला वाली जितनी होती है उतनी ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इन ज्वारीय विशाल तरंगों को क्या कहते हैं, इसी ऊंची तरंगों को हम कहते हैं सुनामी। ठीक है, सुनामी। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। आप इमेजिन कर पा रहे हो, 150 मीटर है ना, 150 मीटर बहुत होता है, लगभग 500 फुट ऊंचा हो गया। ठीक है, 150 मीटर। ठीक है, ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। 700 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब जितना तेज बुलेट ट्रेन चल रही है ना, उससे भी ज्यादा तेज तरंगों की गति थी और इतनी हाइट वाली थी। आप इमेजिन कर पा रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब इसी में बह गए थे। ये बहुत खतरनाक घटना हुई थी, 2004 की बात है। ठीक है, 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता था इंदिरा पॉइंट, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा था, उसका एक द्वीप था, वो क्या हुआ था, वो इस सुनामी में पूरी तरह से तहस नहस हो गया और पूरी तरह से डूब गया था। ठीक है, आज भी डूबा हुआ ही है। ठीक है, सुनामी क्या है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। देखो एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं, ये सवाल पूछा गया है, जो मैं PYQ घटना चक्र वाली पूर्वावलोकन वाली सीरीज चल रही है भूगोल विषय में, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आया कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका आश्रय होता है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय क्या होते हैं, जहां समुद्र खत्म होता है, स्थल शुरू होता है, तो वहां के जो बंदरगाह टाइप से होते हैं उनको पोताश्रय बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं।
सुनामी, पृथ्वी का तांडव। अब ये उस समय की एक केस स्टडी टाइप से आपको दी गई है, उस समय के विषय में बताया गया है कि उस समय क्या क्या हुआ था। इसको पढ़ लेते हैं, कुछ अपने काम की चीज होगी तो इसमें से निकाल लेंगे, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगें अथवा पोताशय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। तो आपको ये एक तो डेट याद रहनी चाहिए और वो याद रहना चाहिए कहां पे हुआ था, ठीक है। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी। तो किस कारण ये आई थी? भूकंप के कारण आई थी। अब मान लो यहीं से एक क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट के तौर पे, क्या कि वर्ष 2004 में भारत में आई सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त सुनामी की किरणें हिंद महासागर में उठी थी, ठीक है। दूसरा कह दे कि उपरोक्त सुनामी का परिणाम ज्वालामुखी उद्गार था, तो नहीं, भूकंप था, ठीक है। ये पॉइंट आप पॉइंट आउट करते रहेंगे। जिसका अधिकेंद्र कहां था? अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप का अवकेंद्र, मतलब पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है वो अवकेंद्र, और पृथ्वी तल पर जहां आ रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। याद करने का भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर मतलब परिधि पर, पृथ्वी के ऊपर आ रहा है परिधि पर, तो परिधि और अधि, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका अधिकेंद्र कहां था? सुमात्रा के पश्चिमी तट पर था, और अधिकेंद्र से चारों तरफ भूकंप की तरंगें चलती हैं और चारों तरफ जाते जाते उनकी तीव्रता कम होती जाती है। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। आप समझ रहे हो कितना? 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। अब ये प्लेट क्या है? स्थलमंडलीय प्लेटें, मैंने आपको बताया था भूपर्पट्टी मैग्मा के ऊपर तैरती हुई सारी प्लेटें हैं। तो क्या हुआ? भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। अब आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि भूपर्पट्टी की ये प्लेट ऐसे नीचे धंस जाए, ऐसे धंस जाएगी तो यहां गड्ढा हो गया। यहां जब गड्ढा हो गया तो आसपास के समुद्र से पानी इसको गड्ढे को फिल करने के लिए आया। इस गड्ढे को फिल करने के लिए जब आया तो समुद्र तल से क्या हुआ था? वहां से नॉर्मल से बहुत पानी पीछे हट गया। तो लोग अचंभे के मारे, अरे पानी इतना पीछे हट गया, देख के आए, देख के आए। और देखने देखने में जब वहां क्या हुआ? एकदम ज्यादा पानी पहुंच गया। और फिर वो पानी जब वापस हुआ है, भाई जितना उसको जरूरत थी उतना भर गया। उसके बाद जो पानी वापस हुआ है तो लोगों को भगने का टाइम नहीं मिल पाया और निपट लिए वहीं। तो इस प्रकार की अगर कोई कभी भी आप अप्राकृतिक घटना देखें, कभी भी कोई ऐसी घटना देखें कि यार ये चीज नेचुरली तो नहीं होती है, कैसे हो रही, तो ये नहीं मजमा लगा के इकट्ठे हो गए, नहीं, वहां से हमको अलग घटना है, ठीक है। तो वही हुआ था, इसमें दिया भी होगा शायद, ठीक है। भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसको गड्ढे को भरने के लिए, इस कारण भूकंप आया, ठीक है। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। मतलब समुद्र अगर यहां था 10 मीटर नीचे हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। परिणाम स्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तल की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा। भागोगे किस स्पीड से? समझ रहे हो? आदमी कहेगा कि अरे पानी आएगा तो मैं भाग लूंगा, कितनी स्पीड से भागेगा भाई? इतनी स्पीड से तो बुलेट ट्रेन भी ना चल पा रही है, ठीक है। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतया डूब गए। भारतीय सीमा का धुर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार का पार्ट था, वो भी डूब गया, ठीक है। जब सुमात्रा में भूकंप का अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान निकोबार एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ इनकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की से 70 किलोमीटर तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर तक गहराई तक गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10,000 से भी ज्यादा लोगों की क्या हुई? मृत्यु हो गई। समझ रहे हो कितना बड़ा डिजास्टर था, ठीक है। और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत के आंध्र प्रदेश, तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें क्या हुए थे? सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। यदि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। मतलब 3-4 घंटा पहले अगर हमें पता चल जाए तो कम से कम कुछ एरिया तो हम खाली करा सकते हैं, कुछ लोगों को तो बचा ही सकते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं। प्रशांत महासागर में हैं, ठीक है, लेकिन हिंद महासागर में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं है। मतलब प्रशांत महासागर में अगर इस प्रकार की कोई सुनामी आने की स्थिति में होगी तो हमें पहले से पता चल जाएगा। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यह भूकंप बहुत कम। अब सर प्रशांत में ही हमने क्यों लगाई हैं? हम पढ़ रहे थे पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर वहां पे है ना, हमने पढ़ा था रिंग ऑफ फायर वहां पे है, ज्वालामुखी रूप से, भूकंप रूप से सक्रिय क्षेत्र प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, इसलिए वहां इसको इस प्रकार की जो सुविधा है, इस प्रकार की जो टेक्निक है, उनको इंस्टॉल किया गया है। हिंद महासागर में नहीं, क्योंकि यहां प्रायः ना के बराबर भूकंप आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर, ये कथा मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि यहाँ काम की कोई चीज नहीं है, जहां काम की है वो आपको बता दे रहा हूं। अभी पीछे से कमेंट दो चार करने लगेंगे, सर कथा पढ़ रहे हैं, कथा नहीं बांच रहे हैं पंडित जी, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण और आरंभिक चेतावनी प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि हुई। देखो अब आप यहां से क्या सीख सकते हैं, यहां से हम सीख सकते हैं कि जैसे ही इस प्रकार की चीजें आए तो ये ना मजमा लगा के देखने पहुंच गए, वहां चल जेसीबी खुदाई चल रही है, देख ले जाके। हमारे यहां तो ऐसे लोग हैं कि अगर जेसीबी खाली अगर खड़े होकर कुछ खुदाई करने शुरू हो जाए, बालक बच्चे मजमा लगा इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। अरे क्या जरूरत है भाई, अगर कोई खासकर अप्राकृतिक घटना हो रही है तो वहां मजमा लगा के नहीं देखना है, वहां से हटना है हमको, ठीक है। अप्राकृतिक घटना हो रही है तो उसके कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी हो सकते हैं, तो वहां से हटना है और जागरूकता फैलानी है। तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर जागरूकता होती तो क्या होता, वहां इतना जान माल की हानि नहीं होती, ठीक है। चलो, सुनामी आने के प्रथम संकेत यह होता है, अब देखो बता रहे हैं कि अगर मान लो प्रशांत महासागर में तो टेक्निक है, लेकिन जहां टेक्निक नहीं है वहां क्या होता है, तो सुनामी आने के प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आने लगती है। मतलब तटीय क्षेत्र से क्या होता है, जल पीछे हटने लगता है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब ऐसा तट पर होता है तब लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर अचंभे को देखने वहीं खड़े हो जाएंगे, ओहो पिक्चर चल रही है, ठीक है। चलो, इसके परिणाम स्वरूप सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक दर्शक निपट लिए उसके साथ, ठीक है। चलो वहां के ले गई, आगे देखते हैं। अब ज्वार भाटा की बात चल रही है। देखो ज्वार भाटा क्या है इसको समझते चलो। ज्वार, पृथ्वी के जो समुद्र का जल है वो चढ़ना ज्वार और उतरना क्या कहलाता है, भाटा। अब ये कैसे चढ़ता है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, इस जल में गति होती है, ठीक है। इसको दिखाने की कोशिश की गई होगी, ये तो दिखाई गई है कि ये हमारी पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ कैसे चंद्रमा चक्कर लगा रहा है उपग्रह के रूप में, ठीक है। देखो ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। कितनी बेहतरीन सी परिभाषा है 2 लाइनों की, ठीक है। आपसे कोई पूछे ज्वार भाटा क्या है, तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और उसका गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, ठीक है, मतलब ज्यादा तक हाइट ज्यादा हो जाएगी उसकी, ज्यादा उठ जाएगा, तब उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जल जब अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब अगर आपसे परीक्षा में यूपीपीसीएस वाले तो ऐसी परिभाषा पूछ लेते हैं मेंस में, ठीक है, ये पूछ ले कि ज्वार भाटे से आप क्या समझते हैं, तो बढ़िया सा ये चित्र बना दो, अभी चित्र समझा दे रहा हूं, और ये डेफिनेशन लिख दो 4 लाइन की, और क्या चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम स्तर तक जब जल उठ के आ रहा है तो उसको ज्वार कह रहे हैं, और महासागरीय तरंगें जब निम्नतम स्तर पर अपने हो रही हैं तो उसको क्या कह रहे हैं, उसको भाटा कह रहे हैं। और दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का चढ़ना ज्वार और उसका उतरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, ठीक है। ये इमेज अभी छोड़ रहा हूं, आगे वाले में समझा दूंगा। देखो है क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पहले समझ लें फिर पढ़ लेंगे। देखो है क्या, इस तरीके से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तीसरे के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा का भी कुछ गुरुत्वाकर्षण बल है। जब वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, मान लो 2 बल मुझ पे ऐसे करके इधर से ही लगने लगे, आपकी तरफ से ही 2 बल लगने लगे, तो मैं क्या होऊंगा, इधर ज्यादा खिंच जाऊंगा। लेकिन एक बल मुझ पे इधर से लगे और एक कोई मेरी छुटिया पकड़ के खींचे तो क्या होगा, उतना नहीं खिंच पाऊंगा। वही चीज क्या हो रही है, वही चीज हो रही है किसके साथ, महासागरीय जल के साथ। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं ना, अब देखो इस वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाली स्थिति में क्या होगा, इधर की तरफ सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, तो क्या होगा, यहां हाई टाइड आएंगे, उच्च ज्वार वाली स्थिति होगी। और ऐसे ही इसी प्रकार की सूर्य इधर बल लगा रहा है और चंद्रमा इधर बल लगा रहा है, तो पृथ्वी के इस वाले हिस्से में और इधर वाले हिस्से में क्या आएंगे, हाई टाइड्स आएंगे, ठीक है, हाई टाइड्स आएंगे, उच्च ज्वार आएंगे, ठीक है। तो ये उच्च ज्वार वाली स्थिति कब होगी, ये पूर्णिमा या अमावस्या की ही स्थिति हो सकती है। जैसे नीचे वाली स्थिति किसकी है, ये अमावस्या का वो है और ये पूर्णिमा का है। ये सब मैं समझा चुका हूं पहले, ठीक है, तो मतलब पूर्णिमा अमावस्या समझा चुका हूं, अब इसमें दोबारा समझा के फिर से टाइम नहीं गंवाना है, ठीक है। चलो, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से जल अभिकर्षित होता है, ठीक है।
आकर्षण कब होगा? जब हम किसी के पास होंगे तब आकर्षण होगा ना, सामने उसके होंगे तब आकर्षण होगा। उसी तरह से ये है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? जल अभिकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, लंबवत उन पे, लंबवत नहीं कहेंगे, समांतर रूप से उन पे 180 डिग्री पे मान लेते हैं कि इस तरीके से उन पे बल लग रहा है, सामने के सामने बल लग रहा है और उच्च ज्वार आएंगे। ठीक है, बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन चांद जब अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, प्रथम मतलब ऊपर और अंतिम मतलब यहां चतुर्थांश में होता है, तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं, से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। तो ये तो हो गया दीर्घ ज्वार भाटा। और जो हमारी पीछे वाली स्लाइड थी ना, ये वाली, इसमें क्या है? इसमें एक बल लग रहा है इधर की तरफ और एक बल लग रहा है इधर की तरफ, तो क्या होगा? हाई टाइड नहीं आ पाएगा, इसमें लो टाइड वाली स्थिति होती है। ठीक है, मतलब निम्न ज्वार आता है। आएगा ज्वार, फिर भी जल फिर भी चढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो लग ही रहा है ऊपर की तरफ और इधर की तरफ भी, तो जल तो फिर भी चढ़ेगा। लेकिन क्योंकि दो बल विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जल उतनी अपेक्षा से नहीं चढ़ पाता है, कम थोड़ा जल चढ़ता है, तो उसको निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ये ज्वार भाटा दिखाने की कोशिश की गई है। ज्वार आया तो देखो ये लड़का बढ़िया यहाँ बैठ के एकदम आग वाग जलाए मजा ले रहा है। लड़का है लड़की है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जो भी है खैर हो सकता है कोई भी। तो देखो जल क्या हुआ, जल आगे बढ़ा और देखो अब ये जल पीछे हट गया, तो ये क्या है? भाटा है। और जल आगे बढ़ रहा है, ये क्या है? ज्वार है। ठीक है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। कैसे नौ संचालन में सहायक है? कि जब हाई टाइड आएगा, उच्च ज्वार आएगा, तो जल क्या होगा? तटों की तरफ क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जल का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो जो बड़े बड़े जहाज हैं वो उसी के सहारे, और उनको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें प्रेशर लगाएंगे। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद कर रहा है। कैसे? जब जल का पानी, मान लो मैं समुद्र तट हूं, मुझसे ज्यादा आके टकराया तो मछलियां भी इधर ज्यादा आ गई, और जब पीछे वापस गया, भाटे के समय वापस गया, तो मछलियां यहीं रुक गई, या मैंने कुछ तार वार लगा के, मैंने कुछ लगा के रोक ली यहीं की यहीं, तो क्या हुआ? मछलियों में भी सहायक हो गया। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कैसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है? मान लो जहां जल का उतार चढ़ाव है, मैंने टरबाइन टाइप से लगा दी। अब जल जब ऐसे आया तो ये टरबाइन ऐसे घूम गई, और जल जब वापस गया तो ये टरबाइन ऐसे घूम गई। तो टरबाइन जब घूम रही है और उसको उस तरीके से फिर उसका मैकेनिज्म होता है, तो क्या होगा? विद्युत उत्पादन में भी। अब आपसे अगर पूछ ले ज्वार भाटे से आप क्या समझते हैं, ज्वार भाटे के प्रयोग मतलब जो उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बताइए, तो ये बता सकते हैं हम कि ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार सूर्य के महासागरीय जल का चढ़ना ज्वार है, उसका उतरना भाटा है। और ज्वार और भाटा कब कब आते हैं? मैप बना दो बढ़िया, मैप क्या वो दी थी इमेज, उसको बना दो बढ़िया। फायदे लिख सकते हैं, ज्वार से क्या फायदे? नौ संचालन में फायदा करता है, मछलियां पकड़वाने में फायदा करता है। तीसरा क्या था? विद्युत के उत्पादन में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं। फिर आ गई हमारी महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? नदी कह रहा हूं, समुद्र में जल जो है निरंतर गति करता रहता है। समुद्र का जल स्थिर नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब पोखर होगा या कोई झील टाइप से होगी, तो उसमें क्या है? उसमें जो जल है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एज इट इज जल पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? वो स्थिर जल है। जबकि महासागर में आप देखोगे निरंतर गति होती रहती है, तो उसी गति को क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं। ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें महासागरीय धाराएं दिखाने की कोशिश की गई है। ये जीआईएफ अगर आपको दिख रही हो, इस तरीके से समुद्र का जल गति करता रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। देखो कितनी बढ़िया परिभाषा दी है, 2 लाइन। यही तो खूबसूरती है इनकी। आप कहते हो कि सर इसकी परिभाषा कैसे लिखें? अरे इसमें से देखो ना, कितनी शॉर्ट में कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। ये गर्म या ठंडी क्यों होंगी, मैं आपको चलो बताता चलता हूं। देखो ये क्या है? ये मेरी पृथ्वी है। ठीक है, ये मेरी पृथ्वी है। ये मेरी क्या है? ये मेरी विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये मेरी क्या है? ये कर्क रेखा है। और नीचे वाली कौन सी होगी? ये मेरी मकर रेखा होगी। अब मैं आपको पहले भी बताता चल गया कि अगर आपको ताप कटिबंध समझ में नहीं आए तो सारी कहानी डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको कई बार इसीलिए समझा चुका हूं। अब देखो इन एरिया में क्या होता है? इन एरिया में सन क्या होगा? सूर्य क्या होगा?
सूर्य लंबवत चमकता है, तो यहां क्या होगा, यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यहां से जब अब ये महासागरीय धाराएं चल कैसे रही हैं, जो उस दिन कल हमने देखा था कि हवा जो चल रही थी ना, इन ताप कटिबंध के कारण यहां क्या हो रहा है, इन ताप कटिबंध के कारण यहां हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं। कैसे कि जहां ज्यादा, ये मैं समझा चुका हूं, जहां ज्यादा ताप होगा वहां क्या होगा, वहां लो प्रेशर होगा, जहां कम ताप होगा वहां हाई प्रेशर होगा, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जब हवा चल रही है, तो हवा जब चलेगी तो वो अपने साथ क्या करेगी, हवा चलेगी तो अपने साथ समुद्र वाला जल भी तो बहाती हुई लेके आएगी, समुद्र वाला जल भी तो बहाती हुई लेके आएगी। अब देखो, अब इस एरिया का क्या होगा, इस एरिया के आसपास का जल क्या होगा, गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहां सूर्य की रोशनी, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त हो रहा है इस उष्ण कटिबंध वाले एरिया में। तो भूमध्य रेखा से इधर उधर जो जलधाराएं जाएंगी ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसमें से मैक्सिमम जलधाराएं गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। और ध्रुवों की साइड से जो जलधाराएं चलेंगी, और ये भी हवा के कारण ही चल रही हैं, ध्रुवों की साइड से भी जलधाराएं हवा के कारण ही चल रही हैं। ये सब 11th में हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्रुवों की तरफ से भी जो जलधाराएं चल रही हैं वो क्या होंगी, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य तप कम होता है, सूर्य तप कम होता है तो वहां ठंड होती है, ठंड होती है तो ठंडी जलधाराएं होंगी। तो उधर से भूमध्य रेखा की तरफ जो, या इक्वेटर की तरफ जो धाराएं चलेंगी वो ठंडी जलधाराएं होंगी, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जलधाराएं चलेंगी वो सामान्यतया गर्म जलधाराएं होंगी, ठीक है। अब उसका अपना मेन टेक्स्ट देखते हैं। देखो, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, आपको समझ में आ गया कैसे हो सकती हैं। सामान्यतया गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती हैं, निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों से उच्च अक्षांशों या उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये मैंने समझा दिया आपको। अब कुछ गर्म और ठंडी जलधाराओं के नाम दिए, जैसे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म। गल्फ स्ट्रीम तो गर्म याद रखनी बहुत सरल है, गर्म और गल्फ, गल्फ गर्म एक सा लग रहा है, गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। कैसे तापमान प्रभावित करेंगी, अब ये गर्म वाली जलधाराएं जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो समुद्र किनारे, वहां क्या होगा भाई, ये किनारे किनारे चल रही है, महाद्वीपों के किनारे किनारे चलेंगी, घूमेंगी, ये देखो ये महाद्वीपों के किनारे किनारे घूम रही है इस तरीके से, तो क्या होगा, उस एरिया के आसपास को क्या करेंगी, गर्मी प्रदान कर देंगी। या ठंडी है तो वहां अगर गर्मी है पहले से, ठंडी जलधारा आ गई तो नॉर्मल मौसम कर देगी, इस तरीके से। जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं, अब देख लो कितना बढ़िया मौसम होगा। एक बाल्टी में आपको खोला हुआ पानी दे दूं, एक में बिल्कुल बर्फ का पानी दे दूं, दोनों नॉर्मल मिक्स हो जाएंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, ना निरा बर्फ का अच्छा लगेगा, ना निरा गर्म अच्छा लगेगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या होगा, वहां मैक्सिमम मछली उत्पादन वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। जिस स्थान पर जलधाराएं मिलती हैं वह विश्व भर सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र होता है। तो अब अगर आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाए कि जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो सबसे बढ़िया मत्स्य उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अब कहां है विश्व में, जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। मान लो ये उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट ये वाला होगा। यहां क्या है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये जापान वाले एरिया में क्या है, यहां क्या है, ठंडी और गर्म जलधाराएं मिल रही हैं, इसलिए बढ़िया मत्स्यन क्षेत्र यहाँ पे है, मतलब मछली पालन बढ़िया हो रहा है, ठीक है। जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम तो हो गई, हल्का सा जब ठंडी और गर्म मिलेगी तो जलवाष्प के रूप में होगा और वो कोहरा नीचे ही संघनित होकर कोहरा बन जाएगा, ठीक है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा भी उत्पन्न हो रही है। तो इसके कुछ लाभ भी हैं। अब लाभ आपसे पूछ ले महासागरीय जलधाराओं के क्या है, तो बढ़िया मत्स्यन क्षेत्र होते हैं और जो आसपास का मौसम होता है उसको नॉर्मल रखती हैं। नुकसान क्या है, कोहरा उत्पन्न कर रही है, नौ संचालन में बाधा हो रही है, ठीक है। मतलब शॉर्ट में बहुत अच्छी डेफिनेशन और बहुत अच्छी तरीके से चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, क्रियाकलाप, एक बाल्टी को नल के पानी से क्या करो, नल के पानी से 3/4 भर लीजिए, बाल्टी के एक और निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें। मतलब वो जो अरे देखो कितना गंदा ट्रांसलेशन दिया, निमज्जन छड़, अरे वही जो सिंपल रॉड होती है आपकी पानी गर्म करने वाली, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी ओर फ्रिज से निकली बोतल डालें, फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करें। एक बूंद लाल स्याही डालोगे तो देखो वो किधर से किधर जा रही है, ठीक है। तो उससे कह रहे हैं कि संवहन के द्वारा उसका धारा देखो कैसे कैसे जा रही है। अब देखो इस मैप में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसको डिटेल में तो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में समझेंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि मतलब यहां से
फिलहाल आप इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसको मैं किसी डिटेल में प्रॉपर आपको समझाऊं, क्योंकि अभी समझाऊंगा मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा वो मामला, ठीक है। तो बाहर नहीं अभी हमें भेजना है, बस अभी सिर्फ हमें यहाँ 7th क्लास में इतना समझना है कि भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलधाराएं होंगी वो सब गर्म होंगी मैक्सिमम, जो इधर से चलेंगी, ठीक है, जो इधर से चलेंगी गर्म होंगी, और यहां से जो होंगी वो सब ठंडी जलधाराएं होंगी। जो आप ब्लू देख रहे हो इसमें वो ठंडी जलधारा है, रेड वाली इसमें गर्म जलधारा है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। जल हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जल क्या क्या है, कैसे कैसे जल के काम है। फिर हमने महासागर पढ़े, महासागरीय धाराएं पढ़ी, महासागर में जल संचलन कैसे कैसे होता है, जल चक्र पढ़ा, महासागर का जल चक्र या उसकी धाराएं पढ़ी, कैसे ज्वार भाटा द्वारा, तरंग द्वारा, और तीसरा क्या थी, महासागरीय धाराएं द्वारा, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लग रही है बताते चलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, अपनी राय अपने मत कमेंट्स में हमें बताते चलिए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।